हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। एक बार बताएं बच्चे, क्या सारे बच्चों को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? एक बार अपने फीडबैक कमेंट्स दें, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या सारे बच्चों को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि बिजनेस स्टडीज, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही आप समझ करके चलेंगे तो सारा टॉपिक जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसी का समरी आपको लगेगा कि आज के क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं एक तरीके का फाइनेंशियल प्लानिंग ही पढ़ रहे थे, अपने फाइनेंस की प्लानिंग करना, अपने रुपए पैसे उनका इस्तेमाल, ये सारी चीजों का प्लानिंग करना, ये पूरा का पूरा ही हम लोग अभी तक पढ़ भी रहे थे। और आज इस क्लास के अंदर हम लोग उसी को डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि भैया फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है और उसके फायदे क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका पर्पस क्या है। एग्जामिनेशंस में इस पे क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए सारे बच्चे फोकस्ड हो जाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग का आखिरी टॉपिक है, लेकिन आप इसे रेलेवेंट टॉपिक मान करके समझेंगे बच्चे। तो फटाफट सारे बच्चे पहुंच जाए अपने किताब के फाइनेंशियल प्लानिंग वाले टॉपिक पर। कम ऑन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। तो प्लानिंग है, किस चीज की प्लानिंग है? फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस की प्लानिंग है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग पर हम लोग अपनी क्लास को चला रहे हैं। ओके, नाउ इफ आई से कि भैया फाइनेंस की प्लान क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आपको लगेगा कि सर हम लोग ये डिसाइड करना चाहते हैं भैया हमें कितने पैसे की जरूरत है, पैसा कहां से आएगा और फिर उस पैसे का कैसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, खर्चा कैसे करेंगे। क्या ये बातें हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ी है? तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, अरे हाँ, हम लोगों ने अभी अभी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंट डिसीजंस पढ़ा था उसके अंदर भी सर सेम बात करते हैं। बस वही समझ लेना सारी चीजें पढ़ने के बाद। इसीलिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग का हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग इज नथिंग बट प्लानिंग योर सोर्स ऑफ फंड, प्लानिंग योर द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन विच यू विल इन्वेस्ट योर फंड्स। कहां से आएगा, कितना पैसा आएगा, कहां लगाना है, यही सारी चीज फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बच्चे हम लोग समझ करके चलेंगे। तो एकदम इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं, मैं वो 3 चीज लिखाना चाहूंगा जो आसानी से आप अपने बना सकते हैं टॉपिक्स को। अगर मैं कहूं तो आपको मैं कहूंगा इट इंक्लूड्स, और आपको मैं बोलूंगा इंक्लूड्स में क्या क्या होगा। तो नंबर 1, अमाउंट ऑफ फंड नीडेड, यानी कितना पैसा फर्म को चाहिए, ये फाइनेंशियल प्लानिंग पता लगाता है। पहले पॉइंट पर एकदम इजी, कितना पैसा फर्म को चाहिए, वो पैसा आएगा कहां से, दैट इज सोर्स ऑफ फिनांस या सोर्स ऑफ कैपिटल लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज उसको हम लोग कहते हैं। और थर्ड नंबर पर अगर मैं कहूंगा तो ये पैसा हमें लगाना कहां है, यानी द प्रोजेक्ट्स, कहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे। और ऐसे यूज करेंगे कि हमारा वेस्टेजेस ना हो, हमें हमारे पैसे सही जगह लगे, रिटर्न्स जहां से में आ सके। ये सारी चीजें हम लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर करके चलते हैं बच्चे। तो यहां पर हम लोग दूसरा कह सकते हैं, यहां पर मेकिंग suitable policies for utilization of fund। तो ये सारी बातें जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, दैट इज ओनली द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वी हैव ऑलरेडी डन इन डिफरेंट वे, अलग तरीके से पीछे पढ़ते हुए टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आप सारी बातों को बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग में बच्चे बात आती है ना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग को कायदे से तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग से स्टार्ट कर लेना चाहिए था, मगर फिर भी हम लोग इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं ताकि लास्ट में कोई टॉपिक हम लोग पढ़े तो हमें वो टॉपिक बड़े इजीली करेक्ट तरीके से समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि हमें लगे कि सर इसका क्या मतलब, हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड बता रहा हूं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव, यस दैट इज द पर्पस। क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो यार, एक फॉर्म के अंदर क्यों करना चाहते हो? अब बड़ा हिट क्वेश्चन बनता है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, इसका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव रेलिवेंट है, एंड दैट इज
कि सर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को, तो नया टॉपिक है ये, तो मान लीजिए एक टॉपिक आज का पढ़ा, इसके ऊपर हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों करते हो, पर्पस क्या है, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करके चल रहे हो, पर्पस, दैट इज व्हाट इज द पर्पस, क्यों करना चाहते हो। नंबर वन कि जब जब फॉर्म को पैसे की जरूरत हो, फंड की आवश्यकता हो, तो ये एश्योर करेंगे हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए कि वो पैसा अवेलेबल है। बिना प्लान के तो नहीं हो सकता ना। हम फॉर्म की सारी जरूरतों को जब तक समझेंगे नहीं, जब तक हम फॉर्म के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को नहीं समझेंगे, शायद शॉर्ट टर्म नीड्स हो या लॉन्ग टर्म नीड्स हो। अब जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं, ये नहीं है कि लंबे समय के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। तो जब हम अच्छे तरीके से समझे रहेंगे फॉर्म की जरूरतों को, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म में क्या हमारे फंड को फॉर्म को जरूरत है, तो ही तो हम लोग ये पता लगा पाएंगे ना कितना पैसा चाहिए, और तभी तो हम व्यवस्था लगा कर पाएंगे कि चलो जी फॉर्म के पास ये पैसा रहे। इसलिए कह रहा है, इसका प्रथम उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है भैया जब जब फॉर्म को पैसे की जरूरत हो तो ये एश्योर करे फाइनेंशियल प्लानिंग डिपार्टमेंट कि हमारे पास वो फंड अवेलेबल है। एकदम सिंपल भाषा में, यानी आप किताब का पहला टॉपिक देखेंगे, एकदम एक्सप्लेनेशन आप अपने कर सकते बच्चे, एकदम आसान है। बस आपको हेडिंग इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स के याद रखने हैं, अंदर के एक्सप्लेनेशन यू हैव टू डू ऑफ योर ओन। आपको बहुत ज्यादा छापना नहीं है, एकदम किताब के लैंग्वेजेस में बहुत चीजें पढ़ चुके हैं इनके ऊपर हम लोग। तो फर्स्ट वन, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, यानी जब जब जरूरत होगी पैसे की तब तब वो अरेंज्ड हो, अवेलेबल हो, यह सुनिश्चित करता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव बनता है यहां पर। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टू इंश्योर सुनिश्चित करना, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड की अवेलेबिलिटी whenever it is required, जब भी फॉर्म को जरूरत होगा पैसा अवेलेबल रहे, इस बात को सुनिश्चित करता है हमारा। याद रखिएगा, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, याद रखिएगा इन सारी चीजों के लिए तो सब कुछ करना है यहां पर हम लोगों को, फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ओके, चलिए सर ये तो हो गया हम लोग के पास। अब इसी के अंदर पैसा जरूरत हमें अवेलेबल रहे तो उसी के अंदर पूरा पूरा फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह हम लोग लेकर के चलते हैं, वो चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी करना। बस आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये पॉइंट्स चलाने हैं बच्चे, आपको ऑब्जेक्टिव्स में यही पॉइंट चलाना है, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा याद रखिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये नहीं है कि पैसा अरेंज्ड रहे, एक पॉइंट और है, हमें एक्सेस फंडिंग नहीं करनी है। यानी वो कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग की ये भी एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्लानिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम अननेसेसरली ज्यादा पैसा यानी ज्यादा रिसोर्सेज ना रेज कर ले। आपको पता होगा जो भी पैसा बाजार से उठाया जाता है, जो भी पैसा मालिकों का ही लगाया जाता है, हर पैसे की एक कीमत है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है फॉर्म, कंपनियां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, इंटरेस्ट ऑन लोन देती है, इंटरेस्ट ऑन डेट देती है, तो भैया हर पैसे की कीमत है ना। तो कह रहा है कि देखो आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसा रहे, लेकिन अननेसेसरली आपको पैसे की जरूरत नहीं है और आप पैसा एक्सेस अरेंज करके बैठे हो, आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो ये उससे भी बुरा कंडीशन है। क्यों? क्योंकि आप बिना उस पैसे के इस्तेमाल किए ही उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो, खाली कैश एट बैंक, कैश इन हैंड मेंटेन करके, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। इसलिए कहता है पैसे की जरूरत है, बहुत अच्छा है, सुनिश्चित करो पैसा अवेलेबल हो, लेकिन जिन पैसों की जरूरत नहीं हो उन्हें रेज मत करो। अननेसेसरली आप रिसोर्सेस का रेज मत करिए, क्योंकि हर रिसोर्सेस की कीमत होती है। अगर वो रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं है, रिसोर्सेस में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेस की बात हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास चला रहे हैं हम लोग। कैश अननेसेसरली पैसे का व्यवस्था मत करो जिनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हें देना पड़ेगा कॉस्ट, जो कि फॉर्म अननेसेसरली बर्दाश्त करेगा। बोलो क्या आप सारे पॉइंट क्लियर जा रहे हैं? जब तक मैं टॉपिक लिखो, अपना फीडबैक लिखो। तो क्या हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं? टू सी दैट फॉर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। अगला पॉइंट जो बन रहा है बच्चे यहां पर, यानी टू सी
ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज फंड, फंड के ब्रैकेट में मैं रिसोर्सेज भी लिख दूं, रिसोर्सेज अननेसेसरली, यानी हम यहां पे लिख रहे हैं नो एक्स्ट्रा फंड, यानी कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट पे करना पड़ेगा और वो फर्म के लिए सही नहीं होगा। तो आपके फीडबैक्स आए हैं कि यस सर, हम लोग समझ गए इस टॉपिक को। चलिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट निकालें या नोटिंग करें या निशानी लगाएं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को बच्चे। तो मैं बोर्ड छोड़ रहा हूं एक बार पूरा फुल स्क्रीन, आप इसके स्क्रीनशॉट निकालें बच्चे फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी नजर आने चाहिए, और इसमें भी बहुत ही सिंपल पॉइंट्स बनेंगे। सारे पॉइंट्स को आपको सुनना और अगेन वंस अगेन हेडिंग, फोकस ऑन हेडिंग्स, हेडिंग्स पे सिर्फ आपको फोकस करना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, मैं सारे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग, मैं सारे पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करूंगा जो आप आसानी से याद कर सके। पहले उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसके बाद जितने टेक्निकल है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ करके चलेंगे। पहले आसान पॉइंट्स इसलिए डिस्कस करने चाहिए ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में भी वो आसान पॉइंट बहुत आसानी से कर सके, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत हो। सबसे बढ़िया पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सबसे आसान जिसको आप अपने मन से एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज, आपको नहीं लगता कि अगर फर्म पहले से फाइनेंशियली प्लान करता, हम लोग अपने निजी जिंदगी के अंदर भी जहां पैसों की जरूरत है, अगर उस सारे पैसों को हम शुरू से प्लान करके चले कि भैया ये फंक्शंस आने वाला है, ये हमारा बर्थडे पार्टी आने वाला है, घर में ये शादी आने वाली है, या हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जो भी हो, जैसे भी हो, जिन भी परिस्थितियों को अगर हम पहले से प्लान करके चले, तो क्या लगता है, क्या हम लोग एक ऐसे अच्छी परिस्थिति के अंदर रहेंगे कि नहीं, कि जहां से हमें वैसी दिक्कतें नहीं आएंगी कि पैसे कम पड़ गए, है ही नहीं, घट गया, ये हो गया, वो हो गया। सारी इन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं, एकदम आसानी से निकल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर एक फॉर्म, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपने फंड की प्लानिंग पहले से करके रखे, अगर अपने रुपए पैसे की प्लानिंग, अपनी नीड, उसकी जरूरतें, उसके एरिया ऑफ एक्सपेंस सब कुछ पहले से पता करके रखे, तो बच्चे निश्चित तौर पे वैसे फॉर्म्स उन सिचुएशंस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आप समझ जाइए, इसमें शब्द लगा है प्लानिंग। कभी भी आप जब प्लानिंग करते हैं तो भविष्य की जो डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको आप बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए सक्षम हो जाते हैं बच्चे। तो वही यहां पर भी हम लोग इस पे लिखेंगे, मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर, यस, सो दैट जो भविष्य में प्रॉब्लम्स हो उनको झेल सके। तो देखेंगे आप, मिलते जुलते ही पॉइंट्स इसमें आने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिख सकते हैं आप? प्रिपेयर्स द फर्म टू बेटर फेस द फ्यूचर। आप कोई और पॉइंट्स भी बना सकते हैं, मगर हमेशा मैंने बोला है कि अगर एनसीईआरटी के पॉइंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो मार्किंग स्कीम से अपने पॉइंट्स मैच हो जाते हैं। और मार्किंग स्कीम के अंदर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यही हेडिंग्स लिखे रहते हैं जब आंसर्स आते हैं। तो आप टेस्ट के अंदर मार्किंग स्कीम जो देखते हो, उसमें आप देखना, जो आप लोग के साथ टेस्ट किए जाते हैं उसके अंदर मार्किंग स्कीम जो आपके साथ शेयर किया जाता है, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये सीबीएसई हेडिंग्स के ही आपके पॉइंट्स बना करके देती है सजेस्टिव आंसर्स में। थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशंस आप अपने कर देते हैं, और कोई भी टीचर बिजनेस स्टडी का रट करके थोड़े ना एक्सप्लेनेशंस किया है, वो आपके एक्सप्लेनेशंस ही पढ़ करके आपको मार्क्स देगा। इसलिए हेडिंग्स तो क्या है, इसको आप थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है हमेशा हेडिंग आप लर्न करने की कोशिश करें, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड हो जाएगा टू फेस द फ्यूचर, फ्यूचर से। और मैं आपको इसी से मिलता जुलता पॉइंट बोलूंगा, तो आपको लगेगा सर एक ही पॉइंट को ना किताब वालों ने, ऑथर ने 2 पॉइंट बना दिया। अब बताओ, फेस द फ्यूचर, फ्यूचर को फेस करने की उनके अंदर बेटर सक्षमता आएगी, सक्षम हो जाएंगे। क्या इसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि नहीं, कि बिजनेस को शॉक्स एंड सरप्राइजेस से बचने का मौका मिलता है। यस, अगर बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से फ्यूचर को फेस कर सकता है, इसका मतलब सीधा क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है कि भविष्य में जो शॉक्स आने वाले, शॉक्स मतलब समझते हो ना, एक ऐड आता था वो सेंटर शॉक, खाते उसके बाल खड़े हो जाते थे, याद आ रहा है? उस प्रकार के कि बिजनेस के बाल ना खड़े हो जाए, कान ना खड़े हो जाए, शॉक ना लग जाए बिजनेस को। कैसे शॉक्स?
अनवांटेड, जो मतलब तैयार नहीं है जिनके लिए वो, तो वैसे स्टॉक्स ना आए। और मोस्टली जो ऐसे स्टॉक्स आते हैं ना, वो आते हैं लैक ऑफ फंड्स के कारण, पैसे नहीं है। कोरोना वायरस देश के अंदर आए, कितने बिजनेसेस जबरदस्त शॉक में गए, जबरदस्त उनको एक सरप्राइज मिला, निगेटिव सरप्राइज मिला, पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था। जिन कंपनियों ने एक कंटिजेंसी रिजर्व बना करके रखते हैं ना, बहुत सारी कंपनियां अपनी कंटिजेंसी रिजर्व या फंड बना के चलते हैं, इमरजेंसी फंड या रिजर्व बना करके चलते हैं कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो हम इस फंड का इस्तेमाल कर लेंगे जी। सोचो, हो नहीं रहा था, पिछले 10 साल से वो फंड बनाए तो उनका कोई काम नहीं था, लेकिन एकाएक कोरोना वायरस आया, उनके पास खूब सारे फंड पड़े थे, वो टिक गए क्योंकि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ उस वजह से उस तरीके से करी होगी। लेकिन जिनके पास नहीं थे फाइनेंशियल प्लानिंग, जो ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार ही नहीं थे, उनको मिला जबरदस्त शॉक, उनको मिला जबरदस्त सरप्राइजेस और वो बैठ गए। तो कह रहा है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो जो भी आपको फ्यूचर में बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, आप उससे बचेंगे, वो कम किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। एकदम सिंपल पॉइंट्स है आपके पास, तो आप लिख सकते हैं हेल्प्स इन अवॉइडिंग, सेकंड नंबर का पॉइंट, हेल्प्स in avoiding business shocks and surprises. तो एकदम मिलते जुलते ही पॉइंट्स हैं, सारे प्लानिंग है तो फ्यूचर्स के लिए है। और आपको लगेगा एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर रहा हूं इसके अंदर, आपको लगेगा सर क्या पॉइंट्स बना रहा है, और सारे पॉइंट्स में आपको देख करके लगेगा सर जबरदस्ती का टॉपिक बनाया हुआ है, सर जबरदस्ती का टॉपिक, इससे अच्छा तो हम लोग टॉपिक बना लेते। अब कह रहा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। यस, अभी तक सारी चीजों में यही तो हम लोग पढ़े हैं भाई, इसके तो ऑब्जेक्टिव्स में ही हम लोगों ने रखा है, इसके तो मीनिंग में ही हम लोगों ने रखा है। कह रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो हमारे जो फंड है उनका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होगा, बिल्कुल होगा, इसीलिए तो कर रहा है। तो सबसे आसान पॉइंट बनता है अपने पास, दैट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस, पैसे का एकदम प्रॉपर यूटिलाइजेशन चलेगा। ये फाइनेंशियल प्लानिंग की एक खासियत है कि ये ऐसा कराएगा, इट विल इंश्योर, फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा करा करके देगा। ओके, नाउ ये सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो कि बड़े सिंपल थे, जिनके अंदर मेरा रोल बहुत कम था। ये अगर आप पढ़ते तो भी आपको समझ आ जाता, मगर मेरे साथ डिस्कशन से फायदा ये होगा कि एक बार सुन लिया तो सुनी हुई चीज बड़ी आसानी से याद आ जाती है। अब मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा इसके अंदर, that is linking between investment and financing decision. Yes, linking between investment and financing decision. ऐसा क्यों बोल रहा है सर? अभी फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग आपके साथ डिस्कस करा तो क्या बोला मैंने, पैसे की जरूरत क्या है, पैसा आएगा कहां से और पैसा का लगाएंगे कहां पर। भैया लगाने को ही तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना। तो सोचना, आप जब बोलते हो पैसा आएगा कहां से, तो व्हाट इज दैट, दैट इज द फाइनेंशियल डिसीजन। पैसा कितना चाहिए, पैसा आएगा कहां से, सोर्स ऑफ फाइनेंस इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन, और इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा और किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, व्हाट इज दैट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कह रहा है दोनों के बीच में फाइनेंशियल प्लानिंग एक लिंक दे रहा है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी मीनिंग में ही है, पैसा आएगा कहां से और कितना पैसा किस प्रोजेक्ट में लगाना है। आएगा कहां से हमारा बन जाता है सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, और पैसा कितना लगाना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना। अभी बोला प्रॉपर यूटिलाइजेशन, क्या है ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इन्वेस्ट कहां से करेंगे। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, क्या इनके बीच में एक लिंक देता है कि नहीं देता है। यस सर, लिंक देता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक लिंक देता है। यस, थर्ड नंबर का था ये। फोर्थ नंबर पर, इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन फाइनेंसिंग, आप फाइनेंसिंग के ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यस, तो दिस इज सिंपल, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बीच में लिंक देता है। यहां लगा सकते हैं वेयर टू यूटिलाइज द फंड, दिस इज आप सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो दोनों को, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड करता है अपने मीनिंग के अंदर, तो वो ये चीज प्रोवाइड करके चलता है। भाई बोलो, क्लियर है सबको। इन्वेस्टमेंट पूरा लिख दें, कट रहा है स्क्रीन में। यस, दिस इज इन्वेस्टमेंट। नाउ अब आप ये खुद सोचो, फिफ्थ पॉइंट पे आ रहे हैं। पॉइंट्स बड़े सस्ते पॉइंट है, एकदम आसान पॉइंट कह रहा हूं मैं। कोई भी प्लानिंग होती है, आपने प्लानिंग का एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा है टॉपिक। क्या प्लानिंग आज किया जाता है और भविष्य के लिए किया जाता है कि नहीं। हाँ सर, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है।
तो क्या कोई सी भी प्लानिंग आपका प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक करने के लिए एक स्टेप होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी हम वो पॉइंट नहीं यूज कर सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमारे आज पैसों की व्यवस्था करता है कि भविष्य में क्या इस्तेमाल होगा, भविष्य में कहां लगेगा, भविष्य में कितने पैसों की जरूरत है? यस ऑफ कोर्स। क्या हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमारे प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता दिखता है कि नहीं? बिल्कुल दिखता है सर, और उसी का पॉइंट बना करके तुमको मार्क्स मिल रहा है। सोचो सोचो कितना आसान पॉइंट्स है। तो क्या मैं लिख रहा हूं यहां पर? इट लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर, प्रेजेंट विद फ्यूचर, फ्यूचर के साथ सर लिंक कर देगा। एकदम आसान पॉइंट, किसी भी पॉइंट में इतना दम नहीं है कि आपको परेशान कर दे। एकदम सिंपल सिंपल से पॉइंट्स आपके साथ निकल करके आ रहे हैं। नाउ एक पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसके अंदर थोड़ा सा डिस्कशन है, लेकिन ये डिस्कशन भी हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स में करा हुआ है। अब आप देखो, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, जितने भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं आपके, चाहे वो प्रोडक्शंस हो, चाहे वो सेल्स हो, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे मैनेजमेंट का कोई फंक्शंस होता है, तो प्रॉपर्ली मैं एक्टिविटी पे बात कर रहा हूं, ऑपरेशनल फंक्शंस की बात कर रहा हूं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे नहीं जाएंगे। ओके, तो जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटी होते हैं या सेल्स एक्टिविटी होती है या प्रोडक्शन एक्टिविटी जो इसमें निकल करके आता है हम लोग को, क्या पैसे से सबका लेना देना है कि नहीं? यस। जैसे सोचिएगा, मैं यहां पर कह रहा हूं सेल्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया हमें सामान बेचना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है रॉ मटेरियल, परचेज डिपार्टमेंट मेरे को रॉ मटेरियल दो। रॉ मटेरियल कह रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे दो रॉ मटेरियल खरीदने। क्या सबका कहीं ना कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेना है? फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे नहीं देगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना नहीं पाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना नहीं पाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट बेच नहीं पाएगा। क्या फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वहां पर जो फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है, वो सारे के सारे एक्टिविटीज में सारे के सारे फंक्शंस जो ऑपरेशनल फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, क्या उनके अंदर एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? क्या वो एक कोऑर्डिनेशंस ला रहा है कि नहीं? बिल्कुल ला रहा है। तो जितने भी एक्टिविटीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं खास करके, उन सारों के बीच में यानी फंक्शनल जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के अंदर वो एक लिंक लेकर के आता है, एक कोऑर्डिनेशन लेकर के आता है। वो काम करता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी कोऑर्डिनेशन का पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शंस, दैट इज कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज, दैट इज, आप क्या लिख सकते हो यहां पे? दैट इज प्रोडक्शन, सेल्स, ईटीसी। क्योंकि मैंने जो एग्जांपल लिखा, आप चाहे तो उसे भी यूज कर सकते हैं एकदम आसान भाषा में, अपने भाषा में, उसके लिए। ओके, नाउ अब आप खुद सोचना कि अगर हम लोग पहले से कोई चीज प्लान बनाते हैं तो ही तो कंट्रोल कर पाते थे ना। हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ करके आए थे। कंट्रोलिंग में जब आप आए थे तो कंट्रोलिंग में आपने कहा कि हाँ सर आपने प्लान बनाया है, तो उन्हीं प्लान को देख करके जब एक्चुअल हम कोई काम करते थे तो कंपेयर करते थे कि भैया मेरा एक्चुअल मेरे प्लान वर्क से मैच करता है कि नहीं, या फिर कोई डेविएशंस तो नहीं है। क्या हम पैसे के ऊपर भी सेम काम कर सकते हैं कि नहीं? क्या हम अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमने पहले से ही रखा है कि हमारे किसी काम के अंदर ये खर्च आएंगे, ये सारी चीजें होंगी, इतने पैसे लगेंगे, तो सोचना बच्चे जब हम एक्चुअल सिचुएशंस में जाएंगे तो हम देखेंगे ना, यार हमने सोचा था इसके ऊपर इतना लगेगा, इतना लग गया, हम सोचे थे इसके ऊपर इतना कॉस्ट आएगा, इतना हो गया। तो समझना बात को, क्या आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशंस को, कंपैरिजन को आसान बनाता है कि नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग? यस ऑफ कोर्स बनाता है। हम देख सकेंगे हमें कितना पैसा चाहिए था, कितना है, कितने पैसे की हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, कितना है, ये सारी चीज हम लोग प्लानिंग जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, बाद में जाकर के अपने एक्चुअल सिचुएशंस के अंदर, अपने एक्चुअल काम के अंदर, एक्चुअल क्या बोलते हैं ग्राउंड्स के अंदर हम अपने इवैल्यूएशंस कर पाएंगे कि क्या जो हमने पैसे रुपए को लेकर के प्लान्स बनाए थे वो सब कुछ सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, सही अरेंज्ड है कि नहीं, और कोई डेविएशन है तो उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे जैसे कंट्रोलिंग के अंदर वर्कआउट करते थे। एकदम सिंपल। तो आप 7th पॉइंट लिख सकते हैं बच्चे यहां पर, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस
ठीक है, तो ये आपको आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस, खास करके रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू द फाइनेंशियल नीड्स एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड द फाइनेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसमें कंपैरिजन में आपको मदद करके चलता है। तो ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल सिंपल सिंपल, और इतना सिंपल है कि सिर्फ मेरे बोलते बोलते ही आप क्लास के अंदर ये सारा कुछ याद कर लिए होगे, मुझे ऐसी फीलिंग है। तो बच्चे अब ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, आप इसके ऊपर रिविजन्स करो, आप इसके ऊपर मेहनत करो, आप इसको खूब पढ़ो, और फिर आप आसानी से इसके ऊपर मार्क्स लेकर के आओ, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो आज के लिए बस इस क्लास के अंदर इतना ही रखेंगे बच्चे। उम्मीद है आप सारे बच्चे बड़े ईमानदारी से इसे रिवाइज करेंगे, और फिर अगले क्लास के अंदर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके केस स्टडीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और फिर ये चैप्टर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हो जाएगा। लेकिन जब तक आप इनके रिवीजन्स लगातार नहीं करोगे, तब तक आप केस स्टडीज इजीली नहीं हैंडल करोगे। उसके बाद हम लोग आएंगे एक और नए चैप्टर के अंदर, और फिर स्टार्ट करेंगे नए कॉन्सेप्ट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।